नमस्कार मित्रों, रामनिवास डेढ़मा यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस व्याख्यान में हम शब्द और पद में अंतर की बात करने वाले हैं कि शब्द में और पद में मूलतः क्या अंतर होता है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। विषय हिंदी प्रकरण आज का हमारा रहने वाला है, शब्द और पद में अंतर। सबसे पहले हम शब्द की बात करेंगे, शब्द की परिभाषा की बात करेंगे कि शब्द की मूलतः परिभाषा क्या होती है। शब्द की परिभाषा है वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। जैसे शब्दों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह से हमारा तात्पर्य है, जैसे एक शब्द हमने ले लिया है कमल। अब कमल शब्द जो है, इसमें जो वर्ण हैं और जो अक्षर हैं क म ल, ये एक व्यवस्थित हैं जो कि एक अर्थ की प्राप्ति हमें करवा रहे हैं। जैसे अगला शब्द है हमारा रमेश। यहाँ भी शब्द जो हैं वो क्या हैं? व्यवस्थित हैं, क्रमबद्ध हैं, इसलिए हम इस शब्द की संज्ञा दे सकते हैं। आगे एक और ले लीजिए, चमेली शब्द है जैसे, तो ये जो हैं हमें कुछ ना कुछ अर्थ प्रदान कर रहे हैं, सार्थक हैं, इसलिए हम इन्हें शब्द की संज्ञा देंगे। आगे एक और मैंने उदाहरण लिया है, जैसे लमक। अब हमने कमल के जो अक्षर हैं इनका हमने क्या कर दिया है? कमल के अक्षरों में हमने उलटफेर कर दिया है और इसको लमक लिख दिया है। अब लमक कोई शब्द नहीं है, क्यों? अब यहाँ पर वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह नहीं है, इसलिए अब हम इसे शब्द नहीं कह सकते। क्योंकि शब्द तभी बनता है जब कोई शब्द अथवा अक्षरों का व्यवस्थित समूह हो, वही और थोड़ा कोई अर्थ हमें वो प्रदान करवा रहा हो, उससे हम शब्द की संज्ञा देंगे। अगला हमने चमेली के शब्द अक्षरों को परिवर्तित करके देखा है, लीमेच बनता है। तो लीमेच जो है ये कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अक्षरों का जो है क्रम वो व्यवस्थित नहीं है। कल के व्याख्यान में हमने बात की थी कि कमल और रमेश में, कि कमल में जो है कितने अक्षर हैं, या पहले हम बात करेंगे इसमें अक्षर हैं या वर्ण हैं। तो इसमें अक्षर भी हैं और वर्ण भी हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि कमल शब्द में कितने अक्षर हैं, तो हम कहेंगे कि कमल शब्द में केवल 3 अक्षर हैं, जो कि हमने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था, क म ले, यानी कि 3 अक्षर हैं। और अगर इसकी बात की जाए इसमें वर्ण की, तो इसमें वर्ण हो जाएंगे 6, वर्ण 6 हो जाएंगे। कैसे? हम देखते हैं कि कमल में वर्ण किस प्रकार 6 हैं और अक्षर किस प्रकार 3 हैं। ये लीजिए कमले। अब अगर मैं बात करूं इसमें अक्षरों की, जो कल हमने आपको अक्षर की परिभाषा बताई थी कि स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन जो होते हैं वो अक्षर कहलाते हैं। ये लीजिए, तो क्या है, इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3, क म ले। अगर हम इसमें बात करते हैं वर्णों की, तो इसमें वर्ण हो जाते हैं 6। कैसे? देखिए, ये आधा क, इसमें मिला हुआ स्वर जो है वो ए, फिर आ जाएगा मैं आधा, इसमें जो मिला हुआ है स्वर ए। इसी प्रकार हम ले लेंगे ले, और ले में जो मिला हुआ है क्या? ए। तो इस प्रकार इसमें वर्ण जो हो गए हैं वो वर्णों की संख्या हो गई है 6, और अक्षरों की जो संख्या है वो है 3। कल के पिछले इस व्याख्यान में हमने आपको इस बारे में बताया था। चलिए अब आगे की बात करते हैं। शायद आपकी समझ में आया होगा कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? शब्द कहलाता है। आगे हम शब्द के बारे में और चर्चा करते हैं। तो आगे शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहलाती है। शब्द क्या होती है?
शब्द जो होती है वह भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। शब्द से छोटी कोई भी भाषा की जो इकाई है, ध्वनि है, वर्ड है और अक्षर है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। सबसे पहले सार्थक अगर इकाई कोई आती है भाषा में तो वो आती है शब्द, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। शब्द सामान्यतः अपूर्ण अर्थ प्रदान करता है। शब्द सामान्यतः अपूर्ण अर्थ प्रदान करता है। जैसे माना कि हमने एक शब्द ले लिया कमल। अब ये कमल जो शब्द है, इससे हमारी समझ में पूर्णतः यह नहीं आ रहा है कि यह कमल क्या है। जैसे अगर मैं इसका वाक्य में प्रयोग कर दूं, जैसे कमल बाजार जाता है, तो अब हमारे समझ में आ रहा है कि कमल यहाँ कोई व्यक्ति है। अगर मैं आगे एक और वाक्य है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, तो यहाँ जो कमल शब्द है वह एक पुष्प की संज्ञा की बात करता है। तो ऊपर वाले इस जो वाक्य में कमल है वह कोई व्यक्ति का नाम है, और नीचे वाले इस वाक्य में कमल जो है वह एक पुष्प का नाम है। तो हमारी समझ में आया केवल कमल शब्द अपना पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करता है कि कमल एक पुष्प ही है या वह कोई व्यक्ति का नाम है। तो इसलिए हमने कहा है कि शब्द एक सार्थक इकाई तो होती है, लेकिन यह कभी भी पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करता है, यह अपूर्ण अर्थ प्रदान करता है। केवल शब्द मात्र से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आपकी समझ में शब्द आया होगा। इससे आगे अब हम बात करने वाले हैं पद की। तो पद की परिभाषा क्या है, इसकी अब हम बात करेंगे। तो पद की परिभाषा है वर्णों एवं अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जिसे शब्द कहा जाता है। जी हाँ, हमने अभी बात की थी वर्णों एवं अक्षरों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। तो पद की परिभाषा क्या है कि वर्णों एवं अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जिसे क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। उसका शब्द का यदि वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, का यदि किस में प्रयोग कर दिया जाए, वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, तो वाक्य में प्रयुक्त होते ही उसका नाम पद हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होते ही उस शब्द का जो नाम है वो क्या हो जाएगा भैया, पद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे माना कि फिलहाल 3 शब्द हम ले लेते हैं। हमने ले लिया रावण ले लिया और मारा ले लिया। ये क्या है, ये 3 शब्द हैं। अब आगे हमने एक वाक्य लिया है, जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, यह क्या है, एक वाक्य। अब हमने क्या किया, इन 3 शब्दों का क्या कर दिया जी, वाक्य में प्रयोग कर दिया। अब वाक्य में प्रयोग कर दिया ना, तो अब यहाँ ये जो राम है, राम जो शब्द है, ये यहाँ शब्द ना होकर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पद। अब हम इसे क्या कहेंगे, पद। अगर हम बात करें कि इस वाक्य में कितने पद हैं, तो बात की जाए 1 2 3 4 और 5, तो इसमें कितने पद हैं जी, 5 पद हैं। यानी कि कोई भी शब्द है अगर उसका वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वो शब्द किसका रूप धारण कर लेता है, पद का रूप धारण कर लेता है। अभी हमने आपको बता दिया जैसे 3 शब्द हैं, राम, रावण और मारा। अब हमने ये फिलहाल यहाँ क्या हैं, शब्द हैं। और राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में जैसे ही हमने इनका प्रयोग किया है, तो अब हम इन्हें पद की संज्ञा दे देंगे। अब ये पद कहलाएंगे। आपने किसी भी प्रश्न में, एग्जाम में देखा होगा कि उपर्युक्त पद का संधि विच्छेद, रेखांकित पद का संधि विच्छेद कीजिए या फिर रेखांकित पद का विलोम शब्द लिखिए। इस तरह हमने देखा होगा। कभी भी हमने यह प्रश्न में लिखा नहीं देखा होगा कि रेखांकित शब्द का पर्याय लिखो या विलोम लिखो। हम हमेशा देखने को यही मिलता है कि रेखांकित पद का विलोम लिखो या फिर पर्याय लिखो। तो वही बात है, क्योंकि वहाँ जो शब्द होता है वह वाक्य में प्रयोग हो जाता है, और जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो वह तुरंत पद का रूप धारण कर लेता है। अगला हमने वाक्य लिया है कीचड़ में कमल खिलता है। यानी कि कीचड़ हुआ, कमल हुआ, मैं हुआ, खिलता है, ये सभी क्या हैं, इस वक्त पद हैं। ये ना केवल यहाँ शब्द हैं। तो यहाँ अब हम देख सकते हैं कि कीचड़ में कमल खिलता है। यहाँ हमारे समझ में आ रहा है, जैसे मान लो कि ये कमल जो है क्या है, ये कमल
अब पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है। कैसे कर रहा है कि इस कमल से अब हमारे समझ में आ रहा है कि ये कमल जो है वह क्या है, ये फूल का नाम है, वह ये पुष्प का नाम है। अब पद जो होता है वह हमेशा पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, पद हमेशा पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। अभी हमने देखा ही है जैसे पिछले वाक्य में कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो यहाँ कमल जो शब्द है वह पूर्ण रूपेण अपना अर्थ प्रदान कर रहा है कि वह एक फूल का नाम ही है। कमल क्या है, ये फूल है। क्योंकि इस वाक्य से अभी हमने यह स्पष्ट हो चुका है, अतः हमारी समझ में आया है कि पद एक पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली संज्ञा है और शब्द जो होता है वह अर्थ सार्थक तो होता है लेकिन वह अपूर्ण अर्थ प्रदान करता है। शब्द सामान्यतः अपूर्ण अर्थ ही देते हैं, वह कभी हमें पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं करवा सकते हैं। तो मित्रों आइए, मुझे लगता है कि आपकी शायद समझ में आया होगा कि शब्द में और पद में क्या अंतर है। शब्द की परिभाषा की अभी हमने बात की थी। शब्द की परिभाषा शब्द एक बार और देख लेते हैं। वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह क्या होता है, शब्द कहलाता है। और जैसे ही हम इन शब्दों का किसी वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो ये किसका रूप धारण कर लेते हैं, पद का रूप धारण कर लेते हैं। तो शब्द में और पद में यही अंतर होते हैं। शब्द अपूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं जबकि पद हमेशा पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं और शब्द हमेशा अपूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। तो यही इनमें मुख्य अंतर है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। पिछले व्याख्यान में हमने अक्षर और वर्ड की बात की थी। उसमें हमने आपको अक्षर और वर्ड में क्या भेद है भली भांति समझाया था। इस व्याख्यान में हमने शब्द में और पद में अंतर बताया है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।